readers, and today this time we understand about holozoic mode in unicellular organism. Okay, look at the board. और ये नीचे ओके holozoic mode in unicellular organisms. इसमें in which you have to study only about only two organisms. Okay, one is amoeba. And second one, that is Paramecium. Paramecium और Paramecium बीच में ओ लगा दीजिए. Paramecium and amoeba both are unicellular organisms. That means their bodies are made up of only one cell, only single cell. That's why they are known as unicellular organisms. That is the first character. Second, they live completely in aquatic medium. Between them, some live in fresh water and some live in marine water. ये फ्रेश वाटर में और मैरीन वाटर में जो है दोनों में लोग पाए जाते हैं, दोनों में रहते हैं. इनमें से कुछ जो है दे आर सॉलिटरी. सॉलिटरी का मतलब होता है इनमें से कुछ स्पेसीज जो है अकेले में भी रहती हैं और कुछ जो है सम आर इन कॉलोनियन और कुछ जो है समूह में रहती है. ये इनका नेचर है. लेकिन ये वाटर मीडियम में ही पाए जाते हैं. ये हो गया. तो अब इनमें ये holozoic mode ऑफ न्यूट्रिशन होता है लाइक अस, हम लोग के जैसा. ये हम लोग के लिए एक ग्रेट सरप्राइज है. क्यों कि हम लोग जो है हाईली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि ये लोग सिर्फ सिंगल एक सेल के बने हुए हैं. देखिए हम लोगों में जैसे पांचों स्टेप होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सेम. ये पांचों स्टेप इनके सेल के अंदर में होता है. लेकिन एक फर्क है, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस. वो डिफरेंस क्या है कि हम लोग का holozoic mode ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसके लिए एक स्पेशल एक ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैंने आप लोग पढ़ाया था. लेकिन इसमें क्या है कि सारा ये जो स्टेप्स हैं ये पांचों का पांचों इसके एक सिंगल सेल के अंदर में होता है. इसलिए कहा जाएगा इन लोग के बॉडी में जो होता है डाइजेशन, इसको कहा जाएगा इंटरसेलुलर डाइजेशन. हम लोग जो डाइजेशन होगा उसको कहा जाएगा ये क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होगा इंटरसेलुलर डाइजेशन, क्योंकि सेल के अंदर में होगा. ये भी समझ में आ गया. अब यहां आइए, अमीबा में और पारामीशियम में कुछ अंतर है. अंतर क्या है? यहां मैंने लिखा अमीबा, एक मैंने टेबुलर फॉर्म बनाया, दूसरा है पारामीशियम या पारामीशियम. पारामीशियम इस दोनों में अंतर क्या है कि ये जो है इसका जो बॉडी जो है
वो इनडिफिनिट है, एक प्रॉपर शेप में नहीं है। हमेशा हर क्षण इच एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग इट्स बॉडी। ये हमेशा जो है अपने बॉडी के आकार को जो है ये बदलता रहता है, लेकिन इसका जो बॉडी का जो शेप है, जो साइज है, वो एक फिक्स रहता है। पहला अंतर तो हम यहां देख सकते हैं, इस बॉडी शेप इज इनडिफिनिट। लिख लीजिए यहां पर इट्स बॉडी शेप इज इनडिफिनिट। ठीक, इसमें इट्स बॉडी शेप इज डिफिनिट। ओके, एक ये अंतर हो गया। दूसरा जो अंतर है कि इसका जो चलने की जो क्रिया है, जिससे चलता है लोकोमोशन, इसका जो लोकोमोटिव जो ऑर्गन है सेरोपोडिया, वो फॉल्स है। इसका जो है लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया, वो ट्रू है। तो लिख लीजिए इट हैज सेरोपोडिया, शेडोपोडिया, PSEUDOPODIA, शेडोपोडिया, पी साइलेंट है। ठीक, इट हैज शेडोपोडिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉल्स फिट, फॉल्स फिट। इसके पास में जो है इट हैज सीलिया, CILIA, सीलिया, फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन यहां लिख दीजिए फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। ओके, ये सेरोपोडिया के द्वारा पानी में एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव करता है। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस इन वाटर मीडियम विद द हेल्प ऑफ सेरोपोडिया। और ये भी सीलिया के द्वारा मूवमेंट करता रहता है। इसका एक जॉब है सेरोपोडिया का। दूसरा जॉब है इट इज यूज्ड टू कैप्चर इट्स फूड। ये अपने भोजन को जो है पकड़ने में भी जो है इसका ये जो ऑर्गन है, ये अंग जो है सेरोपोडिया, इसका ये सहायता लेता है। इसी प्रकार से पारमिशियम में जो सीलिया है, ये भी जो है लोकोमोशन के अलावा ये भी भोजन को, फूड को कैप्चर करने में इसका यूज करता है। तो दोनों का यूज मैंने बता दिया, ये इसका डिफरेंस हो गया। ठीक, लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि दोनों में सेम होता है, जो हम आप लोगों को अब बता देंगे। ओके, ये अमीबा है, ये पानी में, मैंने यहां लिखा वाटर है। ओके, ये अमीबा अमीबा, ये अमीबा का ये जो वॉल है, इस वॉल को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इट इज outermost covering layer by which its cytoplasm is covered। ये जो एरिया है सेल मेम्ब्रेन का, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में भी थोड़ा सा इंटेंस जगह दे। ऊपर का जो लेयर है साइटोप्लाज्म दो भाग बांटा गया है, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म, इसको खिलाता है साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहां पर एक इसका अपना न्यूक्लियस है, मैंने यहां लिखा न्यूक्लियस। ठीक, ये तीन
ऑर्गेनेल्स मैंने यहां पर इसको मेंशन किया है। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन साइटोप्लाज्म दिस एरिया एंड थर्ड वन दैट इज न्यूक्लियस। इसके अलावा भी लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये तीन इसके अंदर में है। ये हो गए अमीबा। अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखलाता है लाइक अस। ये पानी में इसका जो भोजन है, मान लीजिए यहां पे इसका फूड है, पानी में ये एक फूड है, टीनी फूड। अमीबा के फूड को कहा जाता है, जो इससे भी टीनी है। एक तो अमीबा अपने टीनी है, इसको भी हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। इसका भोजन इससे भी ज्यादा टीनी है, इससे भी ज्यादा छोटा है। तो ये जो भोजन है, ये भोजन जो है ये भी सॉलिड है, कॉम्प्लेक्स है, एंड अनसॉल्युबल है। अनसॉल्युबल है, ठीक। ये भोजन चाहे वो छोटा प्लांट हो, चाहे ये छोटा सा टीनी एनिमल हो, इसके भोजन को कहा जाता है प्लैंक्टॉन्स। लिख लीजिए प्लैंक्टॉन्स, PLANKTONS, प्लैंक्टॉन्स। अगर प्लांट होंगे, टीनी प्लांट होंगे, तो इसको कहा जाएगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स, PHYTO, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। दे आर टीनी प्लांट्स। और अगर एनिमल्स होंगे तो यहां लिख सकते हैं टीनी एनिमल्स, इनको कहा जाता है जू प्लैंक्टॉन्स, जेड जबर ओ जू, PLANKTONS, जू प्लैंक्टॉन्स, टीनी एनिमल्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, टीनी प्लांट्स। ये जो organisms हैं, they are always floating on the surface of the water medium। इसको ये खाता है अमीबा, इसका ये भोजन है। तो ये भोजन जो है सॉलिड है, अनसॉल्युबल है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे खाता है, कैसे 5 स्टेप में होता है, इसको समझिए। ये भोजन है, इसका जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप से ये बना लेगा। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर को कहा जाता है शेरोपोडिया। ठीक, शेरोपोडिया के द्वारा अपने भोजन को ये कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करके ये अपने अंदर भोजन को जो है खींच लेता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो टेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ शेरोपोडिया इनसाइड द बॉडी, दिस स्टेप इज नोन एज इंजेशन। कंप्लीट इंजेशन के बाद अब डाइजेशन होगा। जैसे ही वो भोजन अंदर गया, अपने आप जैसे ये भोजन यहां आ गया, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन के जिस पार्ट से आया, जैसे इस पार्ट से आया, तो इसको कहेंगे, जो अंदर की ओर गया इसको कहेंगे माउथ, MOUTH, माउथ। जब ये भोजन अंदर चला गया इंजेक्शन, तो ये माउथ अपने आप, इसका शेरोपोडिया, फॉस्फेट दोनों गायब हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये अपने आप नेचुरल ढंग से इधर हो जाएगा सेल। तो यहां पर हम लोगों ने सीखा कि इसका शेरोपोडिया, फॉस्फेट ये भी जो है फॉल्स है, माउथ ये भी फॉल्स है। अब ये भोजन जो अंदर गया इसके साइटोप्लाज्म के अंदर में, तो लाइसोसोम से साइटोप्लाज्म में जो इसका इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम, लिख लीजिए, मान लीजिए लाइसोसोम है, मैंने यहां लिखा
दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम, इस लाइसोसोम से एंजाइम निकलेगा, लाइसोसोम से एंजाइम निकलेगा। ये फूड वैक्यूल, ये जो यहां आया ये फूड, इसके चारों तरफ एक वॉल बन जाएगा, ऐसे करके एक ये थैली बन जाएगा, जिस थैली को कहा जाता है फूड वैक्यूल। मैंने यहां लिखा फूड वैक्यूल। ठीक, दिस फूड वैक्यूल इज फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के द्वारा ये फूड वैक्यूल बन गया, इसके अंदर ये भोजन चला गया। अब लाइसोसोम से जो एंजाइम गया, वो एंजाइम क्या करेगा, इस भोजन को जो है तोड़ देगा, और तोड़ के सॉलिड को लिक्विड में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, अनसॉल्युबल को सॉल्युबल में ये चेंज कर देगा। तो कंप्लीट डाइजेशन। यू रिमेंबर, कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन द माउथ। Ingestion, that is the first process which is performed by the help of pseudopodia. Ingestion. Second one, digestion. This process is performed in the food vacuole by the action of lysosomic enzymes. Very good. तो digestion भी हो गया। Digestion के बाद automatically ये food vacuole जो है it becomes rupture. It gets rupture, ये फट जाता है। फूड वैक्यूल इसका फट गया, ये टूटा हुआ भोजन जो है पूरे साइटोप्लाज्म में जो है ये स्कैटर्ड, ये बिखर गया, ये बिखर गया, ये बिखर गया। मतलब साइटोप्लाज्म के द्वारा इस डाइजेस्टेड फूड को जो लिया जा रहा है, दिस डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग टेकन बाय साइटोप्लाज्म, it is known as absorption. Very good. Third step and fourth one, that is assimilation. Assimilation means इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पानी में घुला हुआ डिजॉल्व O2 को इसने ले लिया। इस O2 को लेके इस भोजन को ये जो तोड़ेगा, तोड़ के इसी एनर्जी निकालेगा, एस्ट्रो निकालेगा, एंड ढेर सारा इसमें एनर्जी निकालेगा। इस क्रिया को कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज आल्सो परफॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन, इन विच only diffusion process involves, by which O2 is taken in, and this O2 is used to break down the digested food to release a lot of energy. This process is known as assimilation. And last one, that is egestion. अब जो इसका अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड, ये इसके पूरे बॉडी में किसी भी कोने में कहीं पर भी जाके ये जमा हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है यहां पर आके जमा हो गया, मैंने यहां लिखा अनडाइजेस्टेड फूड। ये फूड इसके सेल के अंदर किसी भी जगह में जाके जमा हो गया, यहां पर ऑटोमेटिकली एक सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कहा जाता है, ये भी टेम्पररी है, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ओके। इसमें इसका अनडाइजेस्टेड फूड मतलब नाइट्रोजीनस वेस्ट इज स्टोर्ड। जब ये भर जाता है तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये रैप्चर होकर जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है इजेशन। कंप्लीट, इसको कहा जाता है इजेशन। और इसको भी जरा समझ लीजिएगा, ये होलोजग जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सॉलिड फूड पार्टिकल्स ये लिया, इस क्रिया को कहा जाएगा फेगोसाइटोसिस। यू रिमेंबर, लेकिन जब ये पानी लेगा, पानी में डिजॉल्व कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी केमिकल लेगा इन वाटर मीडियम, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, वैसे इसका सेल मेम्ब्रेन जब ये पानी लेगा और पानी में डिजॉल्व
कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी केमिकल जिसको ले रहा है उसको कहेंगे पिनोसाइटोसिस। देखिए सॉलिड फूड ले रहा है इसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। लिख लीजिए यहाँ पर PHAGO फैगोसाइटोसिस, CYTOSIS फैगोसाइटोसिस। टेकिंग सॉलिड फूड दैट मीन्स एक होता है पिनोसाइटोसिस, PINO पिनोसाइटोसिस दैट मीन्स टेकिंग ऑफ लिक्विड फूड। ये हो गया सॉलिड फूड, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ओके, थोड़ा सा बस गया पारामीशियम का, वह फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू।